हेलो एवरीवन। अच्छा बच्चे, हमने कल सेक्शन 56 बेटा शुरू किया था, ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज़ का। तो उसमें हमने कल ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़ बेटा करना शुरू किया था। इसमें याद करो, मैंने कहा था कि ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़ को हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहला था व्हेन सिक्योरिटीज़ आर हेल्ड इन फिजिकल फॉर्म, ठीक है, और दूसरा है व्हेन सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन डीमैट फॉर्म। तो बेटा व्हेन सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन फिजिकल फॉर्म, उसका मैंने कल आपको प्रोसीजर एक्सप्लेन किया था। आज मैं आपको एक रीडिंग पहले उसी की करवा देता हूं, फिर आगे चलते हैं। बेटा देखो, सेक्शन 56 ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज। बेटा अभी हम पढ़ रहे हैं व्हेन सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन फिजिकल फॉर्म। एक बार ये पढ़ लेते हैं, रिवीजन भी हो जाएगा बेटे। देखो, ट्रांसफर डीड, तो मैंने आपको स्टेप 1 क्या बताया था बेटा। सबसे पहले एक ट्रांसफर डीड बन के जाएगी बेटा कंपनी के पास, और वो होगी फॉर्म SH4 में, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। फिर याद करो, मैंने सेकेंड स्टेप बेटा क्या बताया था। वो ट्रांसफर डीड स्टैम्प्ड होनी चाहिए, ठीक है। स्टैम्प्ड होनी चाहिए मतलब स्टैम्प पेपर पे होनी चाहिए, और क्योंकि स्टैम्प पेपर पे है तो आपने क्या पे करी होगी, ऑब्वियस सी बात है, स्टैम्प ड्यूटी पे करी होगी, और वो होनी चाहिए डेटेड। इसके अलावा ट्रांसफर डीड शुड बी एग्जीक्यूटेड। बेटा एग्जीक्यूटेड का मतलब क्या था, इट मस्ट बी साइंड बाय बोथ पार्टीज, ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी, दोनों का सिग्नेचर उसके ऊपर होना चाहिए। अच्छा, जहां तक कि पर्टिकुलर्स की बात है कि फॉर्म SH4 में क्या आएगा, तीन चीजें थी बेटा, नेम ऑफ ट्रांसफरी, एड्रेस ऑफ ट्रांसफरी, और ऑक्यूपेशन ऑफ ट्रांसफरी। ये आपका हो गया स्टेप नंबर 2। फिर बेटा आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था कि तीसरा स्टेप हमारा था अटैचमेंट्स। ट्रांसफर डीड के साथ अटैच क्या होगा, मैंने कहा था अगर आपके पास शेयर सर्टिफिकेट, अगर ट्रांसफरर के पास शेयर सर्टिफिकेट है तो शेयर सर्टिफिकेट अटैच होगा। अगर शेयर सर्टिफिकेट किसी वजह से नहीं है तो आप लेटर ऑफ अलॉटमेंट अटैच कर सकते हो, ठीक है। ये देखो, शेयर सर्टिफिकेट अटैच होगा। हाउएवर इफ शेयर सर्टिफिकेट इज नॉट इन एग्जिस्टेंस देन लेटर ऑफ अलॉटमेंट शैल बी सबमिटेड। तो शेयर सर्टिफिकेट अटैच करना है, ठीक है, और अगर शेयर सर्टिफिकेट नहीं है तो लेटर ऑफ अलॉटमेंट। ये आपका क्वेश्चन का हो गया, ये आपके प्रोसीजर का हो गया थर्ड स्टेप। अब फोर्थ क्या था, आपको ये ट्रांसफर डीड भेजनी पड़ेगी कंपनी को विद इन 60 डेज ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन, यानी साइनिंग के 60 डेज के अंदर अंदर आपको ये ट्रांसफर डीड कंपनी के पास सबमिट करनी पड़ेगी अलोंग विद शेयर सर्टिफिकेट और लेटर ऑफ अलॉटमेंट। सबमिट कोई भी कर सकता है बेटा, ट्रांसफरर भी सबमिट कर सकता है या ट्रांसफरी भी सबमिट कर सकता है, सबमिट कोई भी कर सकता है, ठीक है। अब इसमें एक बात थी बेटा, अगर बाय चांस आपने ट्रांसफर डीड भेजी कंपनी को लेकिन कंपनी को मिली ही नहीं, रास्ते में ही कहीं खो गई, या मिली कंपनी को बट 60 डेज खत्म होने के बाद मिली, तो उस केस में बेटा कंपनी आपके ट्रांसफर को रजिस्टर तो कर देगी बट आपसे सिक्योरिटी के तौर पे एक इंडेमनिटी बॉन्ड आपसे साइन करवाएगी। इंडेमनिटी बॉन्ड का क्या मतलब हुआ, अगर कल को कोई और पर्सन कंपनी के पास आ जाता है शेयर सर्टिफिकेट लेके, ये दावा करता है कि मैं इन शेयर्स का ओनर हूं, तो कंपनी को अगर कोई भी नुकसान होता है तो उसकी भरपाई आपको करनी पड़ेगी। ये इंडेमनिटी बॉन्ड आपसे क्या करवाया जाएगा, साइन करवाया जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर एक लास्ट आता था राइट्स ऑफ ट्रांसफरी टू ऑब्जेक्ट टू ट्रांसफर। पढ़ते हैं,
द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू गिव नोटिस टू द ट्रांसफरी ओनली इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। कल याद करो, अगर ट्रांसफर डीड किसने सबमिट कराई है? ट्रांसफरर ने, और शेयर्स जो हैं वो पार्टली पेड अप हैं। ट्रांसफर डीड ट्रांसफरर ने सबमिट कराई है और शेयर्स क्या हैं? पार्टली पेड अप। उस केस में बेटा कंपनी का एक फर्ज बनता है कि वो ट्रांसफरी से एक बार पूछे, उसे नोटिस दे। कौन से फॉर्म में? याद करो, फॉर्म SH5 में उसे क्या दे? नोटिस दे। किस बात का? क्या वाकई में तुम ये शेयर्स खरीदना चाहते हो या नहीं, क्योंकि ये शेयर्स पार्टली पेड अप है। अगर कल को हमने कॉल मंगवाई तो तुम्हें कॉल का पैसा पे करना पड़ेगा। यू विल बी लायबल टू पे कॉल मनी। क्या तुम अभी भी इन शेयर्स को खरीदने में इंटरेस्टेड हो या नहीं? ठीक है बेटा, ट्रांसफरी को जवाब देने के लिए बेटा 2 हफ्ते का समय दिया गया है। ठीक है, 2 हफ्ते में वो हाँ भी कर सकता है, ना भी कर सकता है। अगर 2 हफ्ते में उसने जवाब दे दिया, वेल एंड गुड। अगर कोई जवाब नहीं दिया तो कंपनी मान लेगी कि उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और उसके नाम पे ट्रांसफर को क्या कर दिया जाएगा? रजिस्टर कर दिया जाएगा। तो इफ ट्रांसफरी फेल्स टू स्टेट हिज ऑब्जेक्शंस विद इन 2 वीक्स, कंपनी में देयर आफ्टर रजिस्टर द ट्रांसफर। पक्का बताओ बेटा, बहुत समझ आई ये सबको? ये तो हमने कल सारा पढ़ा था। आ जाओ अब आगे चलते हैं बेटा। अब ना मैं एक काम कर रहा हूं, थोड़ा सा सुनना बेटा। जहां तक की बात व्हेन सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन डीमैट फॉर्म की बात है, तो वहां पर बेटा ये सब फॉर्मेलिटीज आपको फॉलो नहीं करनी पड़ती है। कोई ट्रांसफर डीड उस केस में सबमिट नहीं होती है बेटा। नो ट्रांसफर डीड, सिंपल आंसर है इसका। नो ट्रांसफर डीड इज रिक्वायर्ड व्हेन शेयर्स आर हेल्ड इन डीमैट फॉर्म। कोई भी ये वाली फॉर्मेलिटी, फॉर्म SH4 भरो, उसे स्टैम्प कराओ, डेट भरो, सिग्नेचर करवाओ, नेम एड्रेस ऑक्यूपेशन भरो, शेयर सर्टिफिकेट अटैच करो, लेटर ऑफ अलॉटमेंट अटैच करो, कंपनी को भेजो 60 डेज के अंदर अंदर। कोई ये फॉर्मेलिटी आपको कंप्लाई नहीं करनी है बेटा। नो ट्रांसफर डीड इज रिक्वायर्ड व्हेन शेयर्स आर हेल्ड इन डीमैट फॉर्म। ये केस हमारा कौन सा हो गया? ट्रांसफर का। चलो आगे जरा अपना केस करना शुरू करते हैं। ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज। मेरी बात बहुत ध्यान से समझनी है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। देखो बेटा, एग्जाम्पल, बेटा फादर है, ठीक है। फादर हैं बेटा होल्डर ऑफ 1000 शेयर्स इन XYZ लिमिटेड। तो फादर जो हैं वो XYZ लिमिटेड के 1000 शेयर्स क्या करते हैं? होल्ड करते हैं। ठीक है। अच्छा, फादर की बेटा अचानक क्या हो गई? डेथ हो गई बेटा। फादर की अचानक क्या हो गई? डेथ हो गई। ठीक है। तो बेटा फादर की डेथ के बाद क्या होगा? फादर का जो, मैं सन नहीं बोलूंगा बेटा, फादर का जो भी लीगल हेयर है, फादर का जो भी लीगल हेयर है, वो बेटा फादर की प्रॉपर्टी को क्या कर लेगा? इनहेरिट कर लेगा। और फादर की प्रॉपर्टी में तो ये शेयर्स भी आते हैं बेटा। इसका मतलब फादर का जो लीगल हेयर है, अब वो कोई भी हो सकता है, विडो हो सकती है, फादर की वाइफ जो है विडो वो हो सकती है, फादर का सन हो सकता है, लीगल हेयर कोई भी हो सकता है बेटा।
तो मैंने क्या कहा, फादर की डेथ के बाद फादर का लीगल हेयर फादर की प्रॉपर्टी को क्या कर लेगा, इनहेरिट कर लेगा, और प्रॉपर्टी में ये शेयर्स भी आते हैं। तो सन या मैं कहूं लीगल हेयर फादर के शेयर्स को क्या कर लेगा, इनहेरिट। लेकिन बेटा ऐसे नहीं होता है, आपने सोचा और इनहेरिट हो गया, ऐसे नहीं होता है, एक तरीका होता है हर चीज का। तो बेटा सेक्शन 56 आपको क्या कहता है कि अगर फादर की जैसे डेथ हो गई है ना, तो फादर का जो भी लीगल हेयर है उसे कंपनी को एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, या मैं बोलूं इंटीमेशन देना पड़ेगा। तो लीगल हेयर कंपनी को देगा एक इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन। इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन को आप सिंपल वर्ड्स में एप्लीकेशन भी कह लो। तो बेसिकली बेटा लीगल हेयर क्या करेगा, लीगल हेयर कंपनी को एक चिट्ठी लिखेगा और उसमें लिखेगा कि जो फादर थे, जो मेरे फादर थे, ठीक है, जो मेरे फादर थे उनकी डेथ हो गई है। मेरे फादर आपकी कंपनी में 1000 शेयर्स क्या करते थे, होल्ड करते थे, ठीक है। मैं फादर का क्या हूं, लीगल हायर हूं, मैं फादर का लीगल रिप्रेजेंटेटिव हूं। तो कानून के मुताबिक फादर के ये शेयर्स पे मेरा हक है, तो ये शेयर्स मेरे नाम पे क्या कर दिए जाएं, ट्रांसमिट कर दिए जाएं। तो आप एक काम करिए, अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर्स से फादर का नाम काट के मेरे नाम को क्या कर दो, एंटर कर दो। ये एक रिक्वेस्ट लीगल हेयर करेगा कंपनी से, ठीक है। अच्छा, अब कंपनी बोलेगी हम कैसे मान लें, दो बातें। पहली बात, फादर की डेथ हुई है या नहीं, हम कैसे माने, ठीक है। तीसरी बात, आप ही फादर के लीगल हायर हो, हम कैसे माने। दो सिंपल से सवाल बेटा कंपनी ने पूछे हैं। पहली बात, डेथ का प्रूफ दो कि फादर की डेथ हो गई है। दूसरी बात, ये प्रूफ दो कि आप ही फादर के लीगल हायर हो, ठीक है। दो प्रूफ देने, हमने कहा लो प्रूफ लो। अब बेटा फादर की डेथ हो गई है तो उसका प्रूफ आपको जमा करवाना पड़ेगा, फादर का डेथ सर्टिफिकेट आपको जमा करवाना पड़ेगा, फादर का डेथ सर्टिफिकेट। तो वहां से एक बात तो क्लियर हो गई कि फादर की एक्चुअल में डेथ हो गई है। अच्छा, तीसरा, अब और प्रूफ क्या मांगा था उन्होंने कि आप ही फादर के लीगल हायर हो। उसके लिए बेटा आपको फादर की वसीयत, फादर की विल की कॉपी जमा करवानी पड़ेगी बेटा, जिस विल में यह लिखा होगा कि मेरी डेथ के बाद मेरी सारी प्रॉपर्टी पे हक इस पर्सन का होगा। पॉइंट बताओ क्लियर। उसे हम कहते हैं सक्सेशन सर्टिफिकेट। विल को हम क्या कहते हैं, सक्सेशन सर्टिफिकेट। यह आपको जमा करवाना पड़ेगा। मैं यहां पर सिंपल वर्ड्स में लिख देता हूं, कॉपी ऑफ विल। विल यानी वसीयत। ठीक है बेटा, तो इस वसीयत में आपका नाम होना चाहिए बेटा, तभी ये शेयर्स आपके नाम पे क्या करे जाएंगे, ट्रांसफर करे जाएंगे। ठीक है, पहले तो समझ आया। अब बेटा कंपनी इन प्रूफ्स को चेक करेगी और अगर कंपनी को सब सही लगता है तो कंपनी क्या करेगी, अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में से, अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में से बेटा फादर का नाम कट कर देगी बेटा, और सन का नाम
वहां पर क्या कर देगी, एंटर कर देगी। सन कह लो या कोई लीगल, जो भी लीगल हायर है उसका नाम क्या कर देगी, एंटर कर देगी। दिस इज नोन एज ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। तो फादर का नाम कट जाएगा और लीगल हेयर का नाम एंटर हो जाएगा। ये होता है बेटा ट्रांसमिशन। सब बताओ, बात समझ आइए बेटा, कॉपी कर लो। तो ट्रांसमिशन में बेटा कंपैरेटिवली फॉर्मेलिटीज कम है एज कंपेयर टू ट्रांसफर। ठीक है, तो यहां पर तो आपको बस एक चिट्ठी लिखनी है बेटा, उसके साथ 2 प्रूफ लगा देना, फादर का डेथ सर्टिफिकेट और अपना सक्सेशन सर्टिफिकेट, मतलब विल की कॉपी। समझ आया सबको? चलो आओ जरा रीडिंग मारते मेरे साथ, देखो। उसने कहा वेयर एनी पर्सन एक्वायर्स एनी राइट टू सिक्योरिटीज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। उन्होंने कहा है अगर कोई पर्सन एक्वायर करता है कोई राइट, जैसे हमारे वाले केस में बेटा सन ने फादर की डेथ के बाद राइट एक्वायर किया था, राइट टू एक्वायर कितने शेयर्स, 1000 शेयर्स। तो फादर की डेथ के बाद सन ने राइट एक्वायर किया, राइट आ गया उसके पास टू एक्वायर 1000 शेयर्स। तो उस केस में उन्होंने कहा है द कंपनी में रजिस्टर्ड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स इन फेवर ऑफ सच पर्सन। मतलब कंपनी उस पर्सन के फेवर में, मतलब सन के फेवर में ट्रांसमिशन को रजिस्टर कर देगी, प्रोवाइडेड if the company receives intimation of transmission from such person। मतलब बेटा एप्लीकेशन लिखोगे तभी तो ट्रांसमिशन होगा ना। तो ट्रांसमिशन तभी होगा जब आप ट्रांसमिशन का एक इंटीमेशन किसको दो, कंपनी को। एंड इन सच केस नो ट्रांसफर डीड इज नेसेसरी। और ट्रांसमिशन के केस में बेटा ट्रांसफर डीड जरूरी नहीं होती है। पॉइंट समझ आया? सिंपल था। अब ध्यान से मेरी बात ना जरा ये सुनना बेटा, इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव। एक बार मैं रीडिंग पूरी आपको करवा देता हूं, फिर जरा हम इसे देखते हैं। इन केस ऑफ, बेटा एग्जांपल यही रखना जो हमने अभी पढ़ा, इन केस ऑफ डेथ ऑफ होल्डर ऑफ एनी सिक्योरिटी। उसने कहा अगर किसी होल्डर की डेथ हो जाती है, हमारे वाले केस में फादर की, फादर था ना होल्डर ऑफ सिक्योरिटी, उसकी क्या हो गई थी, डेथ। द ट्रांसफर ऑफ सच सिक्योरिटी बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड। उसने कहा है ट्रांसफर, ट्रांसमिशन नहीं, ट्रांसफर ऑफ सच सिक्योरिटी, मतलब ट्रांसफर ऑफ 1000 शेयर्स बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड। और कौन था हमारे वाले केस में, सन, शैल बी वैलिड। ठीक है, अब मेरी बात जरा सुनना सब ध्यान से, मैं आपको अभी समझाता हूं। लिखो मेरे साथ, हेडिंग लिखो, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज। बहुत सिंपल है, बाय लीगल representative of deceased। ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड। ध्यान से मेरी बात सुनना सब। ये देखो बेटा, एग्जाम्पल ऊपर वाला ही रखना, फादर, फादर कितने शेयर्स होल्ड करता था, 1000 शेयर्स होल्ड करते थे, किस में, XYZ लिमिटेड में। हुआ क्या बेटा, अचानक फादर की क्या हो गई, डेथ हो गई। ठीक है, और ध्यान से सुनना, फादर की विल के हिसाब से उसका सन, उसका क्या था, लीगल हायर था, लीगल हायर। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, फादर की डेथ के बाद बेटा, फादर की डेथ के बाद फादर का सन इन फादर की प्रॉपर्टी को क्या कर लेगा, इनहेरिट
और फादर की प्रॉपर्टी में और क्या आ गया बेटा, शेयर्स भी आ गए। अब ध्यान से सुनना जो मैं बोलूंगा, सुनो ध्यान से। यहां पर लिखो कंपनी, बहुत सिंपल है, बस समझना है थोड़ा। बेटा पता है क्या, सुनो मेरी बात सुनो। ये जो सन है ना, ये जो सन है बेटा, वो ये 1000 शेयर्स अपने पास रखने में इंटरेस्टेड नहीं है, 1 रुपए इंटरेस्टेड नहीं है बेटा। वो इस कंपनी के शेयर, वो शेयर का काम करना ही नहीं चाहता। ऑल्दो फादर के ये शेयर उसके पास आ गए हैं इनहेरिटेंस के थ्रू, बट वो ये शेयर्स रखने में बेटा इंटरेस्टेड है ही नहीं। ठीक है, पता है उसका एक फ्रेंड था, सन का एक फ्रेंड था, मिस्टर पी। सन का एक फ्रेंड है मिस्टर पी, जो बेटा इन शेयर्स को परचेज करने में क्या है, इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो सन ये 1000 शेयर्स बेटा, सन का एक फ्रेंड मिस्टर पी इन शेयर्स को परचेज करने में क्या है, इंटरेस्टेड। तो सन क्या करना चाहता है, सन मिस्टर पी को, अपने फ्रेंड को ये 1000 शेयर्स ट्रांसफर करना चाहता है, बेचना चाहता है। 1000 शेयर्स इन XYZ लिमिटेड। सन मिस्टर पी को ये 1000 शेयर्स क्या करना चाहता है, बेचना चाहता है। ठीक है, अब बेटा 2 तरीके मैं आपको बताता हूं, सोचना। एक तो है बेटा लॉन्ग कट और एक है शॉर्टकट। ठीक है, पहले मैं लॉन्ग कट से शुरू करता हूं, फिर शॉर्टकट की बात करते हैं। देखो बेटा, लॉन्ग कट पता है क्या है? लॉन्ग कट है कि सन पहले इन शेयर्स को अपने नाम पे रजिस्टर करवाए। सन पहले इन शेयर्स को अपने नाम पे रजिस्टर करवाए। ठीक है, और फिर वो ये शेयर्स मिस्टर पी को बेच दे। पहला तरीका लॉन्ग कट है बेटा, पहले शेयर्स को फादर के नाम की जगह अपने नाम पे बेटे रजिस्टर करवाओ और फिर ये शेयर्स मिस्टर पी को बेच दो। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो तरीका ये कैसे होगा बेटा? सन पहले शेयर्स को अपने नाम पे रजिस्टर करवाएगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ऊपर करा था बेटा, ये देखो, उसे ट्रांसमिशन का इंटीमेशन यानी एक एप्लीकेशन किसको देनी पड़ेगी? कंपनी को देनी पड़ेगी। साथ में फादर का क्या देना पड़ेगा? डेथ सर्टिफिकेट। साथ में फादर की विल की एक कॉपी आपको अटैच करनी पड़ेगी। कंपनी क्या करेगी? रजिस्टर ऑफ मेंबर्स से फादर का नाम काट देगी, सन का नाम एंटर कर देगी। तो सन के नाम पे ये शेयर्स क्या हो गए? रजिस्टर हो गए। उसके बाद आप ये शेयर्स किसको बेच दो? मिस्टर पी को। और ट्रांसफर का प्रोसीजर क्या है? वही सेम, पहले SH4 जाएगा, स्टैंप होगा, डेट डलेगी, सिग्नेचर्स होंगे, नेम एड्रेस ऑक्यूपेशन ऑफ ट्रांसफरी आएगा, है ना, वो सारे स्टेप्स हो जाएंगे। ये आप कर सकते हो बेटा, बट ये लॉन्ग कट है, लॉन्ग कट है। अब इसका एक शॉर्टकट जो आपको सेक्शन 56 बताता है वो क्या है कि ना, आपको ट्रांसमिशन करवाने की जरूरत नहीं है। आप सीधे सीधे शेयर्स को मिस्टर पी को ट्रांसफर कर सकते हो। मतलब ट्रांसमिशन वाला स्टेप हटा दो बेटा। अपने नाम पे रजिस्टर करवाने की क्या जरूरत है? सीधे किसको बेच दो? मिस्टर पी को बेच दो। बेटा ये लॉन्ग कट है, पहले मैं अपने नाम पे करवाऊं फिर मिस्टर पी को बेचूं। जब पी को बेचने ही हैं तो अपने नाम पे रजिस्टर करवा के फायदा क्या है? सीधे मिस्टर पी के नाम पे क्या कर दो? ट्रांसफर कर दो।
मतलब वो ट्रांसमिशन वाले जो स्टेप थे ना, इंटीमेशन में एग्जांपल दे रहा हूं आपको, इंटीमेशन मतलब ट्रांसमिशन की आपको ऐसा जरूरत नहीं है, अपने नाम पे आपको रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे ये शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हो किसको, मिस्टर पी को। पॉइंट बताओ क्लियर हुआ? इसमें जरा मैं आपको थोड़ी सी रीडिंग करवाऊं, देखो फिर मैं आपको एग्जांपल आगे कंटिन्यू करेंगे। उसने कहा इन केस ऑफ डेथ ऑफ होल्डर ऑफ एनी सिक्योरिटी द ट्रांसफर ऑफ सच सिक्योरिटी बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज शैल बी वैलिड। उन्होंने कहा अगर होल्डर की डेथ हो जाती है, मतलब फादर की अगर डेथ हो जाती है और फादर का लीगल रिप्रेजेंटेटिव उन शेयर्स को ट्रांसफर कर देता है, तो उस ट्रांसफर को वैलिड माना जाएगा, इवन दो बेटा वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव उस सिक्योरिटी का होल्डर नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उसने शेयर्स को अपने नाम पे रजिस्टर करवाया ही नहीं है, शेयर्स अभी भी फादर के ही नाम पे बेटे रजिस्टर्ड है। तो ऑल्दो वो होल्डर ऑफ सिक्योरिटी नहीं है, फिर भी इस ट्रांसफर को वैलिड माना जाएगा, as if the legal representative is the holder of the security, although son होल्डर नहीं है क्योंकि उसने शेयर्स को अपने नाम पे रजिस्टर नहीं करवाया है, फिर भी उसको होल्डर माना जाएगा और यह ट्रांसफर बेटा वैलिड होगा। ठीक है, फिर उसने कहा है 10 ऑन रिसिप्ट ऑफ ट्रांसफर डीड साइंड बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव the company is required to register transfer of shares in the name of transferee named in transfer deed। अब मेरी बात ना ध्यान से सुनना बेटा, ये देखो सुनना ध्यान से। तो बेटा मैंने क्या कहा, सुनो मैंने क्या कहा, सन बेटा इन शेयर्स को अपने नाम पे रजिस्टर करवाए बगैर किसको बेच रहा है, मिस्टर बी को, मतलब वो इन शेयर्स को अपने नाम पे रजिस्टर करवाना नहीं चाहता है, रजिस्टर नहीं करवाना चाहता बेटा। ठीक है, तो बेटा एक बात समझो, क्योंकि वो इन शेयर्स को अपने नाम पे रजिस्टर नहीं करवाना चाहता, मतलब वो ट्रांसमिशन चाहता ही नहीं है, तो फिर एप्लीकेशन फॉर ट्रांसमिशन की क्या जरूरत है बेटा? आप लोग कट मत करना, एप्लीकेशन फॉर ट्रांसमिशन की क्या जरूरत है बेटा? जब आप शेयर्स को अपने नाम पे रजिस्टर करवाना ही नहीं चाहते, जब आप ट्रांसमिशन चाहते ही नहीं हो, तो एप्लीकेशन की क्या जरूरत है? ठीक है, सुनो, लेकिन आपको तब भी बेटा 2 काम तो करने ही पड़ेंगे। कौन कौन से? आपको फादर का बेटा डेथ सर्टिफिकेट तो तब भी देना पड़ेगा भाई, प्रूफ तो दोगे ना कि वाकई में जो होल्डर था इन शेयर्स का उसकी डेथ हो चुकी है, और साथ में ये भी प्रूफ देना ही पड़ेगा कि मैं ही फादर का सक्सेसर हूं, मैं ही फादर का लीगल हायर हूं। उसके लिए आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। ये दोनों तो देने ही पड़ेंगे ना बेटा। प्लस आप इन शेयर्स को बेटा क्या करना चाहते हो जरा बताओ? ट्रांसफर करना चाहते हो मिस्टर पी को, तो ऑब्वियस सी बात है, फिर ट्रांसफर के केस में तो क्या जाएगी, ट्रांसफर डीड जाएगी बेटा फॉर्म SH4 में, साथ में लग के शेयर सर्टिफिकेट भी जाएगा। और उन्होंने कहा ये मतलब देखो बेटा बात समझो ना, डेथ सर्टिफिकेट जाएगा ही जाएगा क्योंकि आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि वाकई में जो होल्डर था उसकी डेथ हो चुकी है। अच्छा, सक्सेशन सर्टिफिकेट जाएगा ही जाएगा क्योंकि आपको यह प्रूफ भी देना पड़ेगा कि मैं ही अपने फादर का वारिस हूं। प्लस ट्रांसफर के लिए जो लीगल फॉर्मेलिटीज हैं वो तो होंगी। तो उन्होंने कहा इस ट्रांसफर को क्या माना जाएगा बेटा, वैलिड माना जाएगा। ऑल्दो ये शेयर्स मेरे नाम पे, सन के नाम पे रजिस्टर्ड नहीं है, ऑल्दो मैं इन शेयर्स का होल्डर नहीं हूं, तब भी इस ट्रांसफर को वैलिड माना जाएगा। तो बेटा इसे हम कहते हैं
मैंने सिक्योरिटीज को ट्रांसफर कर दिया विदाउट ट्रांसमिशन, दिस इज नोन एज ट्रांसफर विदाउट ट्रांसमिशन। ये केस है ट्रांसफर विदाउट ट्रांसमिशन का। समझ आया बेटा केस? कॉपी कर लो। चलें आगे चलें। देखो अच्छा बेटा, अब अगली बात जो आती है ये आप लोगों को याद होगा सेक्शन 43, जिसमें हमने शेयर सर्टिफिकेट के बारे में बेटा रूल्स पढ़े थे। ये बात उसमें भी पढ़ी थी। टाइम लिमिट फॉर डिलीवरी ऑफ सर्टिफिकेट रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज, मतलब सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो टाइम फॉर डिलीवरी ऑफ शेयर सर्टिफिकेट्स। शेयर सर्टिफिकेट्स की डिलीवरी कब तक हो जानी चाहिए? बेटा सुनो सुनो सुनो, ये मैं ऑलरेडी बेटा सेक्शन 43 में आपको पढ़ा चुका हूं। सेक्शन 43 में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटा। वैसे पढ़ तो फोर्थ वाला भी चुके हैं, लेकिन क्योंकि सेक्शन 56 इससे रिलेटेड है बेटा, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ये देखो ऊपर, सेक्शन 46 है, सॉरी बेटा, सेक्शन 46, 43 नहीं 46, सेक्शन 46 बेटा। अगर सेक्शन 46 में देखो ना, शेयर सर्टिफिकेट्स का जो सेक्शन था उसमें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये देखो बेटा, सेक्शन 46 में टाइम लिमिट फॉर डिलीवरी ऑफ सर्टिफिकेट ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो मैं पहले वाले जो 3 हैं वो नहीं पढ़ा रहा हूं आपको दोबारा, मैं सिर्फ फोर्थ वाला पढ़ा रहा हूं, क्योंकि सेक्शन 56 जो है वो ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन से डील करता है। तो मैं आपको सिर्फ ये वाला पढ़ा रहा हूं। सेक्शन 56 जो हम पढ़ रहे हैं वो इसी से डील करता है, तो मैं यही वाला पढ़ा रहा हूं। सुनो, उन्होंने कहा ट्रांसफर और ट्रांसमिशन के केस में ट्रांसफरी को शेयर सर्टिफिकेट इशू हो जाना चाहिए 1 मंथ के अंदर अंदर। ट्रांसफरी को, ठीक है, जिसने खरीदे हैं उसको इशू हो जाना चाहिए कब तक? 1 महीने के अंदर। कहां से 1 महीने? फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ ट्रांसफर डीड, मतलब SH4। ये तो हो गया ट्रांसफर के केस में। और 1 मंथ कहां से? इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन, ये हो गया ट्रांसमिशन के केस में। तो उन्होंने कहा ट्रांसफर के केस में ट्रांसफरी को शेयर सर्टिफिकेट इशू हो जाना चाहिए विद इन 1 मंथ फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ ट्रांसफर डीड, ठीक है। और ट्रांसमिशन के केस में सन को शेयर सर्टिफिकेट इशू हो जाना चाहिए विद इन 1 मंथ फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन। तो टाइम पीरियड फॉर डिलीवरी ऑफ शेयर सर्टिफिकेट कितना है? 1 मंथ। याद रखोगे, ये आप MCQ में आ सकता है बेटे, ठीक है। अच्छा, यहां पर उन्होंने बात करी है प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू शेयर्स हेल्ड इन डीमैट फॉर्म। ज्यादा बेटा दिक्कत नहीं है इसमें। उसने कहा है नो ट्रांसफर डीड इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स वेयर शेयर्स आर हेल्ड इन डीमैट फॉर्म। तो मैंने आपको पहले ही कहा था, अगर शेयर्स डीमैट फॉर्म में है तो कोई लीगल फॉर्मेलिटीज ज़्यादा आपको कंप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ट्रांसफर डीड वगैरह कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है। वेयर सिक्योरिटीज आर इशूड बाय अ कंपनी इन डीमैट फॉर्म, द कंपनी शैल इंटीमेट डिटेल्स ऑफ अलॉटमेंट टू डिपॉजिटरी इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट। तो बेटा जैसे ना ऊपर हमने देखा कि ट्रांसफर के केस में शेयर सर्टिफिकेट इशू कितने मंथ्स में होगा? 1 मंथ में,
ठीक है। ट्रांसमिशन के केस में भी शेयर सर्टिफिकेट इशू होगा 1 मंथ में। लेकिन बेटा डीमैट फॉर्म में जब सिक्योरिटीज होती हैं तो शेयर सर्टिफिकेट तो इशू होता नहीं। उस केस में उन्होंने कहा कंपनी की एक जिम्मेदारी है कि कंपनी को अलॉटमेंट की डिटेल्स इंटीमेट करनी पड़ेगी डिपॉजिटरी को। शेयर सर्टिफिकेट तो नहीं जाना, बस अलॉटमेंट की डिटेल्स आपको इंटीमेट करनी पड़ेगी डिपॉजिटरी को। 2 डिपॉजिटरी थे, एनएसडीएल, सीडीएसएल, ठीक है। कब इंटीमेट करनी पड़ेगी? इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट, मतलब जैसे ही अलॉटमेंट होता है वैसे ही आपको डिपॉजिटरी को बेटा डिटेल्स इंटीमेट करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो 1 महीने का समय नहीं है, इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट, ठीक है। और लास्ट इसमें आता है हमारा, इफ एनी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इज अफेक्टेड बाय एनी डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। बेटा डिपॉजिटरी तो हो गया एनएसडीएल और सीडीएसएल, और बेटा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट पता है कौन होता है? जिसके पास हमारा डीमैट अकाउंट होता है, मतलब जिस ब्रोकर के पास, ये आप सिंपल वर्ड्स में कह लो ब्रोकर, तो जिस ब्रोकर के पास आपका डीमैट अकाउंट होता है ना, उसे हम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कहते हैं। तो उसने कहा अगर डिपॉजिटरी ने या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ने कोई ट्रांसफर किया है फ्रॉड करके, विद एन इंटेंशन टू डिफ्रॉड एनी पर्सन, तो बेटा उसके ऊपर मुकदमा चलेगा सेक्शन 447 का, पड़ा हुआ है यहां पर आपको बेटा। वो होता है क्या? इंप्रिजनमेंट, मिनिमम 6 मंथ्स, मैक्सिमम 10 ईयर्स। अच्छा, फाइन भी लगेगा, कितना? मिनिमम अमाउंट इन्वॉल्व इन फ्रॉड, मैक्सिमम कितना? 3 टाइम्स द अमाउंट इन्वॉल्व इन फ्रॉड, ठीक है। अच्छा, और लास्ट आता है बेटा आपका पनिशमेंट फॉर डिफॉल्ट। तो एक बात याद रखना, अगर कंपनी ने इस सेक्शन के प्रोविजंस का उल्लंघन करा तो मिनिमम फाइन 25,000 है, जो मैक्सिमम जा सकता है 5 लाख तक, और जो ऑफिसर है कंपनी का इन डिफॉल्ट, उसके ऊपर फाइन मिनिमम 10,000, जो कि मैक्सिमम जा सकता है 1 लाख रुपए तक, ठीक है बेटा। ये आपका हमारा कंप्लीट हो गया सेक्शन 56। एक छोटा सा टॉपिक मैं आपसे और डिस्कस कर लेता हूं, वो बेटा वैसे किसी सेक्शन का पार्ट नहीं है, क्योंकि ट्रांसफर से ही रिलेटेड है, तो इसी में पढ़ लेते हैं। फॉर्ज्ड ट्रांसफर क्या होता है समझते हैं। द टर्म forged transfer means transfer of shares made on the basis of transfer deed on which transferor's signature are forged। बेटा एक बात सुनो, उन्होंने कहा अगर आपने कोई ट्रांसफर किया शेयर्स का ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर डीड, तो मैंने आपको कहा था ट्रांसफर डीड पे सिग्नेचर आता है ट्रांसफरर का, ट्रांसफरी का। ट्रांसफरर का जो सिग्नेचर है ना, वो आपने जाली कर दिया बेटा, नकली दस्तखत कर दिया आपने। किसका? जाली दस्तखत किया। फॉर्ज मतलब जाली दस्तखत, नकली दस्तखत कर दिया बेटा आपने। किसका? ट्रांसफरर का। तो ऐसे ट्रांसफर को फॉर्ज्ड ट्रांसफर माना जाएगा। तो ऐसा ट्रांसफर जिसमें आपने ट्रांसफर डीड के ऊपर ट्रांसफरर का जाली दस्तखत किया है, नकली दस्तखत किया है, उस ट्रांसफर को हम फॉर्ज ट्रांसफर कहते हैं बेटा, ठीक है। फिर उसने कहा है अ फॉर्ज ट्रांसफर इज वॉइड एब इनिशियो, मतलब क्या? इट इज वॉइड। एब इनिशियो का मतलब क्या था? फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, मतलब पहले दिन से ये ट्रांसफर वॉइड है। वॉइड मतलब जीरो है, नल है, जीरो, नल। इट इज विदाउट एनी लीगल अफेक्ट्स, ठीक है। अच्छा, अब ये सुनना ध्यान से जो मैं बोलूंगा। राइट्स ऑफ पार्टीज,
द ट्रांसफरी इज नॉट लीगली एंटाइटल्ड टू कंटिन्यू एज अ मेंबर। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, ट्रांसफरी ने ये शेयर्स जो खरीदे हैं वो ट्रांसफर डीड के बेसिस पे खरीदे हैं, और ट्रांसफर डीड में ट्रांसफरर का जो सिग्नेचर है वो जाली है, दस्तखत है, नकली दस्तखत है बेटा। तो याद रखना, ट्रांसफरी को ऐसे केस में कंपनी का मेंबर माना नहीं जा सकता है बेटा, ठीक है, क्योंकि जो शेयर्स, जो सिक्योरिटीज उसने खरीदी हैं वो ट्रांसफर डीड के बेसिस पे खरीदी हैं, जिस पे ट्रांसफरर का दस्तखत नकली है, जाली है, तो उसे मेंबर माना नहीं जाएगा। फिर उसने कहा ओरिजिनल ओनर कंटिन्यूज टू बी अ मेंबर। तो जो ओरिजिनल ट्रांसफरर था, जिसका जाली दस्तखत, जिसका नकली दस्तखत आपने किया है, उसी को मेंबर माना जाएगा, ठीक है। फिर वो कह रहा है वेयर अ कंपनी हैज रजिस्टर्ड ट्रांसफरी एज अ मेंबर ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ट्रांसफर फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसेस शैल फॉलो। अब उन्होंने पता है क्या कहा कि कंपनी ने क्या करा, भाई एक बात सुनो, कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने उस ट्रांसफर डीड के बेसिस पे जिस पे ट्रांसफरर का जाली दस्तखत हुआ था, कंपनी ने उस ट्रांसफर डीड के बेसिस पे ट्रांसफरी को एज अ मेंबर रजिस्टर कर लिया, ठीक है। तो उन्होंने कहा अब क्या होगा, तो अब बेटा क्या होगा, उन्होंने कहा द ओरिजिनल ओनर कैन कंपेल द कंपनी टू रिस्टोर हिज नेम ऑन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। तो उन्होंने कहा ओरिजिनल ओनर जो था, जिसका जाली दस्तखत किया गया था, उसके पास इतनी पावर है कि वो कंपनी को सख्त शब्दों में कह सकता है कि भैया मैं ही इस कंपनी का रियल मेंबर हूं, ठीक है, मेरे पास ही इस कंपनी के शेयर्स हैं, तो तुम ट्रांसफरी का नाम काटो अभी के अभी और मेरे नाम को रिस्टोर करो रजिस्टर में, ठीक है। फिर कंपनी कैन कैंसल द शेयर सर्टिफिकेट इश्यूड टू द ट्रांसफरी एंड कॉन्सिक्वेंटली ट्रांसफरीज नेम शैल स्ट्रक ऑफ फ्रॉम द रजिस्टर। तो बेटा अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी को ओरिजिनल ओनर की बात माननी पड़ेगी। तो कंपनी ट्रांसफरी को जो शेयर सर्टिफिकेट दिया था, 1 महीने में देना होता है ना, तो कंपनी ने ट्रांसफरी को जो शेयर सर्टिफिकेट दिया था उसे कैंसिल करना पड़ेगा, ट्रांसफरी का नाम रजिस्टर से हटाना पड़ेगा और ओरिजिनल ओनर का नाम रजिस्टर में डालना पड़ेगा, ठीक है। फिर वेयर द ट्रांसफरी हैज ऑलरेडी ट्रांसफर्ड शेयर्स टू एन इनोसेंट परचेजर द पोजीशन विल बी एज फॉलोज। अब बेटा क्या हुआ, अब बेटा पता है क्या हुआ, सुनो ध्यान से। कंपनी ने ट्रांसफरी को रजिस्टर कर लिया, ठीक है, ट्रांसफरी ने ये शेयर्स आगे किसी और इनोसेंट मतलब जिसे ये धोखाधड़ी वगैरह के बारे में कुछ नहीं पता, तो ट्रांसफरी किसी और पर्सन को ऑलरेडी ये शेयर्स ट्रांसफर कर चुका है, तो उस केस में पोजीशन क्या होगी, द पोजीशन विल बी एज फॉलोज। बेटा फिर एग्जांपल कराऊंगा आपको, पहले समझो। द कंपनी शैल रिफ्यूज टू रजिस्टर द न्यू परचेजर ऑफ शेयर्स एज अ मेंबर। तो याद रखना, जिसने ट्रांसफरी से ये शेयर्स खरीदे हैं बेटा वो रजिस्टर में एज अ मेंबर एंटर नहीं हो सकता। कंपनी के पास राइट है कि कंपनी उस परचेजर को मना कर सकती है कि भैया तू इस कंपनी का मेंबर नहीं है, तूने जिससे ये शेयर्स खरीदे हैं ना, ये धोखाधड़ी के थ्रू उसने ये शेयर्स परचेज करे थे, तू ये नहीं कर सकता है, तू इस कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता है। ध्यान से सुनना। However, the new purchaser shall have right to claim damages from the company। क्योंकि बेटा वो इनोसेंट परचेजर है, उसे ये धोखाधड़ी के बारे में पता नहीं था, तो उसके पास ये राइट है कि वो कंपनी से डैमेजेस, जो भी नुकसान हुआ है उसको, वो कंपनी से नुकसान क्लेम कर सकता है। लेकिन सोचने वाली बात है, कंपनी नुकसान की भरपाई क्यों करेगी बेटा, कंपनी को करनी पड़ेगी, लेकिन कंपनी
shall have right to recover damages from the person who deposited the transfer deed। और कंपनी बेटा बदले में ये डैमेजेस उस पर्सन से रिकवर करेगी जिसने वो ट्रांसफर डीड कंपनी के पास जमा करवाई थी। पूरा केस क्लियर हुआ। चलो मैं आपको अभी समझाता हूं, आओ मेरे साथ। एक एग्जांपल करेंगे, पूरा सिचुएशन आपको क्लियर होगी। फॉर्ज्ड ट्रांसफर, ध्यान से देखना है बेटा। देखो एक एग्जांपल करते हैं, पूरी सिचुएशन समझते हैं। देखो मिस्टर ए, ठीक है बेटा, मिस्टर ए होल्ड करता है 1000 शेयर्स इन XYZ लिमिटेड, ठीक है। तो मिस्टर ए होल्ड करता है 1000 शेयर्स इन XYZ लिमिटेड, ठीक है। अब क्या हुआ, मिस्टर ए का सन है मिस्टर बी, ये है ए सन, ए सन, ठीक है। अब बेटा जो ये सन है ना मिस्टर बी, ए का जो सन है, ये बेटा बहुत बिगड़ा हुआ है, बहुत बिगड़ा हुआ है। सारा टाइम इसकी नज़र अपने फादर की बेटा प्रॉपर्टी पे ही रहती है। अगर मैं बोलूँ ये सन इतना नालायक है कि ये अपने फादर के मरने की बेटा प्रार्थना करता है, इतना नालायक है, ठीक है। तो बेटा फादर तो बढ़िया योगा करते हैं बेटा, मस्त एकदम, मरने का प्लान तो दूर दूर तक फादर का है ही नहीं बेटा, ठीक है। तो अब बी सोचता है यार ये 1000 शेयर्स मैं अपने नाम पे कैसे करवाऊं, मैं अपने नाम पे कैसे करवाऊं। तो बेटा इसने क्या करा, मिस्टर बी ने, ध्यान से सुनना, ये है बेटा कंपनी, ये है कंपनी, ठीक है। मिस्टर बी ने पता है क्या करा, मिस्टर बी ने एक ट्रांसफर डीड बनाई, फॉर्म SH4 में एक ट्रांसफर डीड बनाई, वही सेक्शन 56 की रिक्वायरमेंट्स बेटा। ट्रांसफर डीड बनाई, स्टैंप करवाई, डेट डाली, सिग्नेचर किया, सिग्नेचर किया। किस किस का सिग्नेचर होता है बेटा, दोनों का, ठीक है। तो सिग्नेचर किस किस का होना था, ए का, ए कौन है, ट्रांसफरर है ना, वो शेयर्स ट्रांसफर कर रहा है, ऑल्दो रियलिटी में नहीं कर रहा है बट है तो वही ट्रांसफरर ना। तो ए ट्रांसफरर और बी कौन हो गया, ट्रांसफरी। तो सिग्नेचर होना था ट्रांसफरर का यानी ए का, और ट्रांसफरी का यानी बी का। बात समझ आई बेटा, ठीक है। लेकिन बेटा बी ने क्या करा, ए का सिग्नेचर फॉर्ज कर लिया, फॉर्ज्ड बाय बी, मतलब नकली दस्तखत बी ने ही कर दिया, किसका, ए का। बचपन से बेटा जब स्कूल में टेस्ट कॉपीज पे पापा के साइन करवाने होते थे ना, तब से बी ए का सिग्नेचर करते ही आ रहा था। तो इतने साल की प्रैक्टिस थी बेटा, उसने ए का सिग्नेचर उस ट्रांसफर डीड पे कर दिया, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, फॉर्ज्ड ट्रांसफर। तो दिस इज नोन एज फॉर्ज्ड ट्रांसफर, इसको हम कहेंगे फॉर्ज्ड ट्रांसफर। समझ आए बेटा। तो फॉर्ज्ड ट्रांसफर क्या होता है, जिसमें ट्रांसफरर का सिग्नेचर
फॉर्ज किया जाता है, जाली दस्तखत मारा जाता है, नकली दस्तखत मारा जाता है, उसे फॉर्ज ट्रांसफर कहते हैं। ठीक है, अच्छा चलो, अब कंपनी ने बेटा क्या करा, ये तो हो गई पहली बात। अब बात करते हैं यहां पर सेकंड बात। कंपनी ने बेटा क्या करा, कंपनी को तो पता नहीं था भैया, कंपनी को तो पता नहीं था कि वाकई में ये साइन जो है ये ए का नहीं है, हूबहू ए जैसा सिग्नेचर था। कंपनी को क्या पता कि ए का दस्तखत जाली मारा गया है, तो कंपनी ने बी को रजिस्टर कर लिया, मतलब ए के नाम को रिमूव कर दिया और बी के नाम को रजिस्टर में एंटर कर लिया। तो कंपनी एंटर्स, या मैं लिखना कंपनी रजिस्टर्स, कंपनी रजिस्टर्स शेयर्स इन नेम ऑफ बी। तो कंपनी ने ये शेयर्स ए के नाम पे, सॉरी बी के नाम पे क्या कर लिए, रजिस्टर कर लिए। कंपनी ने ये शेयर्स बी के नाम पे कर लिए बेटा रजिस्टर। ठीक है, अच्छा अब बताओ, चलो अब कंपनी ने 1 महीने के अंदर अंदर मिस्टर बी को क्या दे दी होगी, शेयर सर्टिफिकेट इश्यू कर दिया होगा। थर्ड स्टेप, कंपनी इश्यूज शेयर सर्टिफिकेट टू बी। तो कंपनी ने बी को इश्यू कर दिया बेटे शेयर सर्टिफिकेट। ठीक है, चलो बी भी खुश कि मेरा जो मैंने फॉर्जरी करी है पकड़ी नहीं गई, बी खुश। अब हुआ क्या बेटा, बी ने मजे से बेटा ये शेयर्स आगे बेच दिए। यहां पर लिख दूं, बी ने बेटा मजे से ये शेयर्स आगे बेच दिए मिस्टर सी को। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, तो ये हो गया आपका फोर्थ स्टेप। तो बी ने ये शेयर्स आगे बेच दिए मिस्टर सी को, और मिस्टर सी है एक इनोसेंट बायर, मतलब सी को ये नहीं पता था कि बी ने ये शेयर्स एक्वायर करे हैं फॉर्जरी के थ्रू, धोखाधड़ी के थ्रू, जाली दस्तखत मार के। ये बात सी को नहीं पता थी, तो सी ने शेयर्स को क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया। पहले तो ये बात समझ आई बेटा, पक्का। अच्छा अब क्या हुआ, सी को शेयर्स ट्रांसफर करे, अब सीक्वेंस वही चलेगा बेटा, क्या, ट्रांसफर डीड बनाई जाएगी बी और सी के बीच में, उसमें बी का सिग्नेचर आएगा, सी का सिग्नेचर आएगा। वो ट्रांसफर डीड किसके पास जमा होगी बेटा, कंपनी के पास। कंपनी बी का नाम काटेगी, सी का नाम एंटर कर देगी और सी को 1 मंथ के अंदर अंदर इश्यू कर देगी शेयर सर्टिफिकेट। पूरा केस क्लियर, ठीक है। अब मैं डिस्कस करता हूं आपसे ए, बी और सी तीनों की पोजीशन क्या क्या है। लिखना, पोजीशन ऑफ पार्टीज। पोजीशन ऑफ पार्टीज। चलो पहले अगर मैं बात करूं ए की, तो ए पहले बताओ इन शेयर्स का क्या था। ए इन शेयर्स का था ओरिजिनल ओनर, ठीक है। वो ही इन शेयर्स का था ट्रू ओनर, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं ए के पास क्या राइट है, तो बेटा कंपनी ने जो शेयर सर्टिफिकेट सी को इशू करा है ना, ओरिजिनल ओनर कंपनी को हिदायत दे सकता है कि भाई मेरा नाम
मुझे रजिस्टर पे वापस देखना है, तो सी का नाम काटो और मेरे नाम को रजिस्टर में क्या करो, रिस्टोर करो। उसको जो शेयर सर्टिफिकेट दिया है उसे अभी के अभी कैंसिल करो। तो ए के पास अगर मैं बोलूं तो क्या राइट है? राइट टू रिस्टोर हिज नेम इन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। फिर कंपनी शैल कैंसल शेयर सर्टिफिकेट issued to C and remove his name from register of members। ठीक है बेटा, ये किसका राइट है? ये ए का राइट है। चलो अब मैं अगर पहले आपसे सी की बात कर लूं, सी बेटा कौन था? इनोसेंट बायर था। सी इनोसेंट बायर था, या आप कह सकते हो सी बोनाफाइड परचेजर था। बोनाफाइड मतलब रियल, जेन्युइन, जिसने ये शेयर्स परचेज करे थे गुड फेथ में, जिसे पता नहीं था कि ट्रांसफरी इन शेयर्स का रियल ओनर नहीं है। तो बेटा सी के पास क्या राइट है? ठीक है बेटा, सी के पास क्या राइट है? बेटा सी के पास ये राइट है कि वो कंपनी से इस नुकसान के बदले क्या क्लेम कर सकता है? डैमेजेस। तो सी कैन क्लेम डैमेजेस फ्रॉम कंपनी। तो सी के पास राइट है कि वो कंपनी से क्या क्लेम कर सकता है बेटा? डैमेजेस क्लेम कर सकता है। रीजन क्या है? क्योंकि वो क्या था? बोनाफाइड परचेजर था, वो तो इनोसेंट बायर था। उसने ये शेयर्स गुड फेथ में खरीदे थे, उसे पता नहीं था कि बी एक्चुअल में इन शेयर्स का ट्रू ओनर नहीं है। तो उसके पास राइट है कि वो कंपनी से नुकसान की भरपाई करवा सकता है। और बेटा अगर मैं बात करूं बी की, बी कौन है बेटा? जिसने फॉर्जरी कमिट करी थी। तो बेटा अब सी के पास राइट है कि वो कंपनी से डैमेजेस क्लेम करेगा, और कंपनी के पास अब ये राइट है कि वो बी को लायबल ठहरा सकता है डैमेजेस के लिए। तो कंपनी कैन होल्ड बी लायबल फॉर डैमेजेस। और बेटा बी को कंपनी को डैमेजेस पे करने पड़ेंगे, या मैं बोलूं रीइंबर्स करने पड़ेंगे। तो जो डैमेजेस, मेरे को बताओ दोबारा से, जो डैमेजेस कंपनी ने सी को पे करे हैं, कंपनी उन डैमेजेस का रीइंबर्समेंट किससे क्लेम करेगी? बी से। रीइंबर्समेंट ऑफ डैमेजेस टू बी क्लेम्ड फ्रॉम किससे? बी से। रीइंबर्समेंट ऑफ डैमेजेस टू बी क्लेम्ड फ्रॉम बी। सब बताओ, ये बात समझ आई? कॉपी करो बेटा। एक लास्ट बात करता हूं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो बेटा इसमें पूरे केस में अगर हम रूल देखें, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट याद करो, रूल कौन सा यूज हो रहा है? नेमो दाट क्वाड नॉन हैबिट।
याद आता है बेटा कुछ? ये रूल क्या कहता था? नो वन कैन ट्रांसफर what he has not got. No one can transfer what he has not got. और बेटा यहां से हमारा मतलब था टाइटल से, ओनरशिप से। पढ़ा हुआ है आप सबने बेटे, बताओगे क्या मतलब है बेटा? बेटा इसका मतलब था आप दे वही सकते हो जो आपके पास है। जो बेटा मेरे पास है ही नहीं वो मैं आपको दे कैसे सकता हूं? जो मेरे पास होगा वही तो मैं आपको दूंगा, जो मेरे पास ही नहीं है वो मैं आपको कैसे दूंगा? और मैं यहां पर किसकी बात कर रहा हूं? ओनरशिप की। तो बेटा एक बात बताओ, मैंने आपको कुछ सामान बेचा, मेरे पास उस सामान की ओनरशिप नहीं थी, तो बेटा जब मेरे पास ही ओनरशिप नहीं थी तो आपके पास ओनरशिप कहां से आ जाएगी? ठीक है, हां, अगर मेरे पास उस सामान की ओनरशिप है तो आपके पास भी ओनरशिप आ जाएगी। मेरे पास ओनरशिप नहीं है तो आपके पास ओनरशिप कहां से आएगी? यह रूल बेटा यहीं पर अप्लाई होता है। और मुझे एक बात बताओ, इस वाले एग्जांपल में बेटा जो बी था, क्या उसके पास इन शेयर्स का टाइटल यानी ओनरशिप थी? क्या नहीं थी बेटा। अब जब बी के पास ही ओनरशिप नहीं थी तो बेटा सी के पास टाइटल यानी ओनरशिप कहां से आ जाएगी बेटा? जब बी के पास ही नहीं थी तो सी के पास कहां से आ जाएगी? ओनरशिप तो बेटा आज भी किसके पास है? ए के पास ही है। यही है इन शेयर्स का ट्रू ओनर। तो मिस्टर ए ही इन शेयर्स का क्या है? ट्रू ओनर। जब बी के पास ही ओनरशिप नहीं है तो बेटा सी के पास ओनरशिप कहां से आ जाएगी? तो ओनरशिप तो आज भी किसके पास है? ए के पास। बेटा पूरा केस समझ आया है? ठीक है, ये वाला रूल बेटा याद रखना। ठीक है, तो इसमें बेटा एक केस भी है, श्रीमती कौशल्या देवी वर्सेस नेशनल इंसुलेटेड केबल कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। When shares are transferred by means of forced transfer, the transferee does not get any right in respect of shares. The fact that he is a bona fide purchaser for value does not make any difference. मतलब although C bona fide purchaser ही क्यों नहीं है, innocent buyer ही क्यों नहीं है, तब भी बेटा उसके पास ओनरशिप गुड्स की नहीं आती है। The transferee does not get any rights. The company is bound to restore to the register of members the name of the original shareholder. तो बेटा कंपनी लायबल है कि वो ओरिजिनल ओनर का नाम अपने रजिस्टर में रिस्टोर करे और ट्रांसफरी का नाम यानी सी का नाम उस रजिस्टर से हटा दे और उसको जो शेयर सर्टिफिकेट दिया था उसे क्या कर दे? कैंसिल कर दे। याद रखना, अगर बाय चांस फोर्स ट्रांसफर पे आ जाता है तो ये केस आप कोट कर सकते हो बेटा। ठीक है, चलो बाकी बच्चे मेरे ख्याल से क्लियर हो गया, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।